So continuing with the topic foreign exchange rate, the chapter. Here now the next topic starts with the changes in the exchange rate. So yesterday we have determined the exchange rate with the help of the demand and supply curves. How is the demand for the foreign currency and how the supply for the foreign currency occurs, and their intersection determines the foreign exchange rate. Okay. So this is the determination of the exchange rate. This is the demand curve, which is downward sloping with the price of the foreign currency, and this is a supply curve, which is upward sloping with the price of the foreign currency, and the intersection determines the rate of exchange R. Okay. Now this is the here the place where the exchange rate is determined. यहाँ पर निर्धारित हो गया exchange rate, लेकिन कई बार क्या होता है, मोस्टली इसमें चेंजेस आते हैं. कोई भी चीज स्टेबल तो रहती नहीं. जैसे हम कभी इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, हमने एडीएस का इक्विलिब्रियम पढ़ा, या हमने माइक्रोइकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा. इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज व्हिच इज द मोस्ट सैटिस्फाइड स्टेज. लेकिन हर समय इंसान सैटिस्फैक्शन की स्टेज पर तो नहीं होता ना. हमने मान लीजिए अगर नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया ना, अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, नाउ वी आर सैटिस्फाइड स्टेज, नाउ वी आर एंजॉयिंग. But every time we are not at a satisfied stage. So somehow the disbalances are there. So those stages we have to study in which the economy, some changes happens. Okay. Now suppose first I am taking over here changes in demand. अगर सिर्फ demand में change होता है तो उसको हम कैसे देखेंगे? First is change in demand. Change का मतलब होता है क्या बेटा? दोनों चीजें हो रही है, बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है. डिमांड बढ़ भी रही है, घट भी रही है. फर्स्ट इसमें आता है if there is increase in demand. अगर डिमांड बढ़ती है तो डिमांड का बढ़ना, जो भी चीज बढ़ेगी, भले वो डिमांड बढ़े, भले वो सप्लाई बढ़े, वो आपके राइट हैंड की तरफ जाएगी, और जो भी चीज घटेगी वो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगी. अपना हैंड यहाँ पर डिमांड का ऊपर रखिए, और डिमांड बढ़ रही है तो मेरा राइट ऊपर है और मेरा लेफ्ट नीचे है ना. ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और ये अपवर्ड क्या शो करेगा? इंक्रीज इन डिमांड. जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड के चैप्टर में भी करा था यही सब कुछ. डिमांड बढ़ती है तो अपवर्ड जाती है, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और अगर सप्लाई बढ़ती है तो भी राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, बट राइटवर्ड इज टू माय राइट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज टू माय लेफ्ट. तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? पूरा कर्व मेरे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगा नया डिमांड पर फॉरेन करेंसी का D1. अगर हम फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ा देते हैं और सप्लाई उतनी की उतनी रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो नया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर आएगा? ये वाला, ये E है. अब कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट है? ये E1. और जहां पर ये आपस में इंटरसेक्शन करेंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज R1. ओके. तो ये क्या हुआ हमारा? एक्सचेंज रेट क्या फर्क पड़ेगा? एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा. क्या बोलेंगे इसको? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्यों बोलेंगे इसको हम? क्योंकि अब हमें अपनी करेंसी, विदेशी करेंसी खरीदने के लिए अपने ज्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. ठीक है, याद रखिएगा. डेप्रिसिएशन लगता तो ऐसे है कम हो रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन रियली क्या होता है? जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो. और वही अगर इस डिमांड में डिक्रीज हो जाता है, इफ द डिमांड, प्लीज कीप क्वाइट राज, अगर डिमांड घट जाती है तो ये आपके लेफ्ट की तरफ जाएगी, यानी कि नीचे की तरफ आएगी यहाँ पर, और सप्लाई कांस्टेंट है. इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा? इस जगह पर E2, और एक्सचेंज रेट क्या होगा? गिर जाएगा. इसको हम क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन. क्योंकि यहाँ पर अब मुझे मान लीजिए अगर ये 70 रुपीज है, ये हो गए 75, ये हो गए 65, एक्सचेंज रेट गिर गया, यानी क्या है? एप्रिसिएशन. नाउ फॉर परचेजिंग $1 I have to pay 65 rupees, and before, for purchasing, when it increases, when it is not a depreciation, for purchasing $1 I have to pay 75 rupees. Okay, so this is known as the appreciation and depreciation. आपको सोचना है कि मेरा appreciation कहाँ पे है और depreciation कहाँ पे है. अगर exchange rate बढ़ रहा है तो depreciation है, exchange rate घट रहा है तो क्या है? appreciation. ठीक है, समझ में आई बात? अब ये तो थी changes in demand. अब ऐसे ही अगर changes in supply होते हैं तो A part, increase in supply, and B, decrease in supply.
demand curve, this is supply curve, rate of exchange. Now if supply increases, increase होगी supply तो कहाँ जाएगी, मेरे राइट में, supply decrease तो कहाँ होगी, मेरे लेफ्ट में, S1, ठीक है। डिमांड कांस्टेंट है, अब डिमांड कांस्टेंट, पहले डिमांड में चेंज था, सप्लाई कांस्टेंट थी, अब सप्लाई में चेंज है, डिमांड कांस्टेंट। कब होगा सप्लाई में इंक्रीज, कैसे होगा, आपको बता सकता है? क्या प्राइस कम होगा। सप्लाई में इंक्रीज किन किन रीजन से हो सकता है? तो दूसरी बात तो दूसरी भाषा में बोलोगे तो है, तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होगा इस तरफ, इंक्रीज इन सप्लाई और डिमांड कांस्टेंट है, और ये नया इंटरसेक्शन है, तो ये वो हमारा एक्सचेंज रेट क्या होगा, गिर जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट गिरा है, मुझे पहले ज्यादा पैसे पे करने थे एक डॉलर के लिए, नाउ आई हैव टू पे लेस प्राइस। और वही अगर सप्लाई कम हो जाती है, यहाँ से एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं, यहाँ से टूरिज्म कम हो जाता है, लोग यहाँ पर घूमने ही नहीं आ रहे, पैसा कहाँ से आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, तो सप्लाई का क्या होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट एंड आल्सो नोन एज द डेप्रिसिएशन, और इसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर है? तो ये है चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट, चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। ठीक है, ओके। नाउ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मींस ऐसी एक ट्रांजैक्शन जहां, ऐसी मार्केट जहां पर की फॉरेन करेंसीज बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही तरह की करेंसी डॉलर बिक रहे हैं, हर देश की करेंसी जिस मार्केट में बेची जाती है और खरीदी जाती है उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और ये कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप जाएंगे और करेंसी को खरीद लेंगे ना, सब कुछ अब तो ये ऑनलाइन चलता है सब कुछ ना, इतनी करेंसी इतने में कन्वर्ट हो गई, आपने इतने पैसे क्रेडिट करे, तो सारी पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाती है ना। तो जो ऐसी एक सिस्टम, ऐसी एक ट्रांजैक्शन जहां पर की फॉरेन करेंसी ट्रेड करी जाती हैं, बेची और खरीदी जाती हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और इस करेंसी को खरीदने और बेचने के लिए कौन कौन होते हैं, ब्रोकर्स भी होते हैं, कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं, फर्म्स, इंडिविजुअल्स, सेंट्रल बैंक, सभी इस मार्केट से फॉरेन करेंसीज को बेचते भी हैं और फॉरेन करेंसीज को खरीदते भी हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि जरिया अलग होता है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ से इस मार्केट में से करेंसीज को बेचते हैं और खरीदते हैं। अब आगे बात आती है इसके फंक्शंस क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, जस्ट मार्क द मीनिंग ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, functions of foreign exchange market, FEM. So first is transfer function. If it transfers purchasing power between the countries involved in the transactions, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी आप परचेसिंग पावर को एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हो इस मार्केट से। आपने जो है यहाँ से कुछ सामान खरीदना है विदेश में, तो आप जो है अपना बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, चेक्स के थ्रू अपनी परचेसिंग पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो मार्केट है आपको पैसे को ट्रांसफर करने की सुविधा देती है। फंक्शन का मतलब होता है कौन कौन से काम करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सेकेंड है यहाँ पर क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। तो ये मार्केट आपको उधार भी देती है, अगर आपके पास में अभी पैसा नहीं है और आप कुछ मॉर्गेज रख रहे हैं, आपके टर्म्स वहां पर अच्छे हैं, आप बिजनेस करते रहते हैं, तो भी ये मार्केट आपको सुविधाएं देती है क्रेडिट की। आपको यहाँ पर मतलब कि पैसा उधार भी मिल जाता है। और थर्ड आता है यहाँ पे हेजिंग फंक्शन। हेजिंग का मतलब होता है बच्चों प्रोटेक्शन देना। जो फ्लक्चुएशंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसमें प्रोटेक्शन देना, जैसे कि एक्सचेंज रेट रोज के रोज हर समय पर इतना ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो जो लोग डेली यहाँ के ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है। मान लीजिए अगर आज एक्सचेंज रेट हमारा 70 रुपीज और हमने कोई डीलिंग कर ली, अब एक्सचेंज रेट हो जाता है 75 रुपीज, 80 रुपीज ना, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, ना ही आपको 80 रुपीज का पैसे देने, आपको किसी का देने जिस समय पर आपने उस डीलिंग को किया था। तो ये जो हेजिंग फंक्शन होता है, ये बायर्स और जो ट्रेडर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है फ्लक्चुएशन से, जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो ये तीन तरह के यहाँ पे फंक्शन है, ट्रांसफर, क्रेडिट और द हेजिंग फंक्शन बाय द फॉरेन एक्सचेंज